कभी सोचा है कि एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने भारत आई थी, वो कैसे देखते ही देखते इस पूरे विशाल देश की मालिक बन बैठी। ये कहानी है व्यापार से साम्राज्य तक के एक ऐसे सफर की जिसने भारत का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। यही यही वो सवाल है जिसके जवाब में लगभग 350 साल का इतिहास छिपा हुआ है। और इसकी शुरुआत होती है एक शाही फरमान से, कुछ जहाज़ों से और हाँ, ढेर सारे मुनाफे के लालच से। तो ये कहानी है व्यापारियों के शासक बनने की। जब 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखा, तो किसी ने, शायद खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये व्यापारी एक दिन यहाँ हुकूमत करेंगे। देखिए, पहले 150 साल तक तो कंपनी का मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ व्यापार। उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों पर अपनी बस्तियां बसाईं। क्यों? क्योंकि यहीं से मसाले, कपास और रेशम जैसा कीमती सामान यूरोप भेजा जाता था। इस पूरे दौर में वो बस एक विदेशी कंपनी थे, शासक तो बिल्कुल नहीं। और फिर सब कुछ बदल गया। जो कंपनी कल तक मुगल बादशाहों से व्यापार करने की इजाजत मांगा करती थी, वो अब लड़ाइयां जीतकर टैक्स वसूलने वाली ताकत बन चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब उन्हें भारत पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन से पैसा लाने की जरूरत ही नहीं थी। वो भारत के ही पैसे से भारत को गुलाम बना रहे थे। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये एक एक करके भारत की किस्मत का फैसला कर रही थीं। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल का दरवाजा खोला और 1764 में बक्सर की लड़ाई ने तो कंपनी को बंगाल का असल मालिक ही बना दिया। क्यों? क्योंकि अब टैक्स सीधा उनकी तिजोरी में जा रहा था। इसके बाद तो एक एक करके मराठा, मैसूर और सिख साम्राज्यों को हराकर उन्होंने लगभग पूरे भारत पर अपना शिकंजा कस लिया। कंपनी के इस बढ़ते शिकंजे और जुल्म के खिलाफ लगभग 100 साल का गुस्सा लोगों के दिलों में सुलग रहा था। और 1857 में ये गुस्सा एक ऐसी चिंगारी बनकर भड़का जिसने पूरे उत्तर भारत में आग लगा दी। इसी को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। देखिए, ये विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये सालों से जमा हो रहे गुस्से का नतीजा था। राजनीतिक तौर पर राजा नवाब अपनी रियासतें खो रहे थे, आर्थिक तौर पर किसान और कारीगर बर्बाद हो रहे थे, धार्मिक मामलों में दखलंदाजी से लोगों में डर था और सेना में भारतीय सैनिकों के साथ जबरदस्त भेदभाव हो रहा था। चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने तो बस उस बारूद में आग लगाने का काम किया जो पहले से ही तैयार था। इस विद्रोह की पहली और सबसे बुलंद आवाजों में से एक थे मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी में उनके विद्रोह ने उन्हें मौत के मुंह में तो ढकेल दिया, लेकिन उनकी शहादत ने हजारों सैनिकों के दिलों में बगावत की आग जला दी। और इस बगावत का सबसे मशहूर चेहरा बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनकी हिम्मत और बहादुरी ने उन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। विद्रोह को एक संगठित रूप देने के लिए सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक कदम नहीं था, बल्कि एक कंपनी राज को खत्म करके मुगल शासन को फिर से स्थापित करने का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। आखिरकार अंग्रेज इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचलने में कामयाब रहे, लेकिन विद्रोही हार कर भी जीत गए। इस विद्रोह की गूंज लंदन तक पहुंची और ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया कि भारत पर राज करना किसी व्यापारी कंपनी के बस की बात नहीं है। नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो साल 1857 के विद्रोह ने भारत के इतिहास में एक अध्याय खत्म किया और एक नया अध्याय शुरू किया। कंपनी के जाने के बाद सत्ता सीधे लंदन में महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गई। अब भारत पर शासन का एक नया दौर शुरू होने वाला था। 1858 से 1947 तक के इस 90 साल के दौर को ब्रिटिश राज कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब था कि अब भारत पर कोई कंपनी नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी और उनका प्रतिनिधि होता था वाइसरॉय। अब सारी नीतियां लंदन में बनती थी और भारत में लागू होती थीं। इस ब्रिटिश राज के दो चेहरे थे। एक तरफ उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए रेलवे, टेलीग्राफ और एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे सुधार किए, लेकिन इसका दूसरा
और ज्यादा भयानक चेहरा था भारी भरकम टैक्स और भारत के धन का लगातार इंग्लैंड की तरफ बहना, जिसने देश की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। और इसी आर्थिक शोषण और राजनीतिक गुलामी के जवाब में भारत में राष्ट्रवाद की एक ऐसी ताकतवर लहर उठी जिसने आज़ादी के संघर्ष को एक नई दिशा दे दी। इसकी संगठित शुरुआत हुई 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ये एक छोटे से पौधे की तरह शुरू हुई। शुरुआत में इसकी मांगें सिर्फ ज़्यादा अधिकार और प्रशासन में भागीदारी तक ही सीमित थीं, लेकिन बहुत जल्द इसका एक ही लक्ष्य बन गया, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे आज़ादी का ये आंदोलन वक्त के साथ एक जन आंदोलन बन गया। 1905 में बंगाल के विभाजन में पहली बार बड़े पैमाने पर लोगों को सड़कों पर उतारा। फिर आए गांधी जी और उनके नेतृत्व में 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च जिसने ब्रिटिश कानून की नींव हिला दी, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये अंग्रेज़ों के लिए एक तरह से आखिरी चेतावनी थी। इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने वाले कई महान नेता थे। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया तो नेहरू ने एक आधुनिक भारत का सपना देखा। पटेल ने देश को एक किया तो वहीं सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। इन सभी के तरीकों में भले ही फर्क था, लेकिन मंजिल एक ही थी, भारत की आज़ादी। और अब हम इस कहानी के अंतिम और सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, आज़ादी का वो पल जिसके साथ एक बहुत गहरा जख्म भी जुड़ा हुआ था। साल था 1947, सदियों के संघर्ष का आखिरी पड़ाव। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी की सुबह देखी। लेकिन इस सुबह के सूरज के साथ बंटवारे का अंधेरा भी था। भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने और इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक ने जन्म लिया। तो सवाल वही है जो इस स्लाइड पर है, आज़ादी तो मिली, पर किस कीमत पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी भारत और पाकिस्तान के लोग अपनी साझी विरासत और अपने दर्दनाक इतिहास में ढूंढते हैं। व्यापार से शुरू हुई कहानी एक साम्राज्य पर खत्म हुई और पीछे छोड़ गई एक ऐसी विरासत जिस पर आज भी बहस जारी है।